हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीट्स इजी। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एनाटॉमी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड जनरली ये क्वेश्चन बहुत बार कॉमन आ भी जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि अब अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे बता दूं कि ये वेस्ट बंगाल जो एनाटॉमी का जो एग्ज़ाम होता है वेस्ट बंगाल हेल्थ यूनिवर्सिटी जो WHS में जो MBBS BHMS है उनके क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन लिया गया है। और बाकी अगर क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो इसका क्वेश्चन आपको लगभग मिल जाएगा शॉर्ट क्वेश्चंस में। सो आज हम जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि नर्व क्रॉसेस इन फ्रंट ऑफ ऑर्टिक आर्च। ऑर्टिक आर्च जो है उसके फ्रंट में कौन सा नर्व जो है पास होता है, तो वो क्या है, लेफ्ट फ्रेनिक नर्व है और ट्रंक ऑफ द वेगस नर्व है। पहला क्या है, लेफ्ट फ्रेनिक नर्व है। फ्रेनिक जो लेफ्ट वाला है लेफ्ट फ्रेनिक नर्व होगा और ट्रंक ऑफ द वेगस नर्व होगा। ठीक है, वेगस नर्व का जो ट्रंक होता है वो वहाँ से पास करता है। समझ में आया? तो ऑर्टिक आर्च हम लोग जानते हैं हार्ट जो है थोड़ा सा लेफ्ट में टिल्ट रहता है, लेफ्ट के साइड में तैर रहता है, इसलिए लेफ्ट फ्रेनिक नर्व होगा एंड द ट्रंक ऑफ द वेगस नर्व हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर पास पियर्सिंग। पियर्सिंग मतलब जो छेद करके चला जा रहा है, पास कर रहा है। स्ट्रक्चर पियर्सिंग द क्लेविपिक्टोरल फैसा। क्लेविपिक्टोरल फैसा को कौन पियर्स करके जा रहा है? सो नंबर 1 तो हो गया लैटरल पिक्टोरल नर्व। ठीक है, पहला क्या होगा, लैटरल साइड में जो पिक्टोरल नर्व होता है वो। दूसरा थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, ये आर्टरी जाएगी। TC आर्टरी हम लोग बोल सकते हैं। LP नर्व, लैटरल पिक्टोरल नर्व, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी और सेफेलिक वेन। ठीक है, ये तीन जो है यहाँ से पास करेंगे। इसको याद करने का तरीका क्या है, तो आप याद रखिए LTC। ठीक है, तो लेफ्ट पिक्टोरल नर्व हो गया, मतलब एक नर्व जाएगा, एक आर्टरी जाएगा और एक वेन जाएगा। तो ये आर्टरी है, सॉरी ये नर्व है, ये आर्टरी है और ये वेन है। तो क्या क्या गया, लेटरल पिक्टोरल नर्व हो गया, उसका थोरैको एक्रोमियल आर्टरी हो गया TC, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी एंड C से सेफेलिक वेन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिगामेंट ऑफ लेरिंग्स। लेरिंग्स के क्या क्या लिगामेंट्स होते हैं, तो उसमें थायराइड लिगामेंट होते हैं, हाइपो एपिग्लोटिक लिगामेंट्स होते हैं और क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट्स होते हैं। तो क्या क्या, थायराइड लिगामेंट, हाइपो एपिग्लोटिक लिगामेंट्स एंड क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट्स होते हैं। अगर हम लोग देखें ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, BP मतलब यहाँ पर ब्रैकियल प्लेक्सस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रैकियल प्लेक्सस के जो पोस्टीरियर कॉर्ड है उसी के क्वेश्चन अक्सर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि ब्रैकियल प्लेक्सस के जो पोस्टीरियर कॉर्ड है उनके क्या क्या ब्रांचेस है, तो सबसे पहले है अपर सब स्कैपुलर नर्व। ठीक है, इससे याद करेंगे ULNAR, ये है निमोनिक्स। ठीक है, तो इससे क्या है, अल्नर। U से हो जाएगा अपर सब स्कैपुलर नर्व, L से हो जाएगा लोअर सब स्कैपुलर नर्व, N से हो जाएगा नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, E से हो जाएगा एक्सिलरी नर्व और R से रेडियल नर्व। क्या है, अल्नर से फिर से आप अपने आप में कोशिश करो। अल्नर, U से क्या हो गया, U से अपर सब स्कैपुलर नर्व। ठीक है, सब स्कैपुलर का तो आपको पता है ना, स्कैपुलर का 2 पार्ट होता है, एक सब स्कैपुलर होता है, मतलब एक सामने के पीछे साइड सब स्कैपुलर होता है और इधर पर जो होता है उसको हम लोग 2 भाग में मतलब डिवाइड करते हैं। एक होता है इंफ्रास्पाइनेटस, एक सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस जो ऊपर वाला होता है, इंफ्रास्पाइनेटस नीचे वाला होता है। तो हम लोग इधर वाला बात कर रहे हैं, तो इसमें सब स्कैपुलर होगा। तो क्या होगा, U से हो जाएगा अपर सब स्कैपुलर नर्व, L से क्या हो जाएगा लोअर सब स्कैपुलर नर्व, N से क्या हो जाएगा नर्व टू लेटिसमस डोर्साई। उसके बाद क्या है ULNAR, A से क्या हो जाएगा एक्सिलरी नर्व और R से हो जाएगा रेडियल नर्व। सो ये हो गया हमारा अल्नर, जो कि ब्रैकियल प्लेक्सस के पोस्टीरियर कॉर्ड याद करने के तरीके। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन ये है कि थायराइड द ग्लैंड मूव्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अलोंग विद द मूवमेंट ऑफ लैरिंग्स ड्यूरिंग डीग्लूटेशन। डीग्लूटेशन मतलब हम लोग जब खाना को निगलते स्वेलिंग करते हैं तो उस समय हम लोग का जो थायराइड है वो ऊपर नीचे क्यों मूवमेंट करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक पर लिखना है, उसके बाद बताना है बिकॉज द थायराइड इज अटैच टू द कार्टिलेज। बिकॉज थायराइड जो होता है वो जिस कार्टिलेज से अटैच होता है वो होता है द लैरिंग्स, लैरिंग्स के कार्टिलेज से अटैच होता है। बाय द सस्पेंडरी लिगामेंट, जो लिगामेंट से वो अटैच होता है उसका नाम है सस्पेंडरी लिगामेंट ऑफ बेरी।
तो एक्चुअल होता क्या है, जब हम लोग कोई भी खाना को डिग्लूटेशन करते हैं तो डिगलते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो लैरिंग मतलब जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो मतलब लैरिंग्स का जो कार्टिलेज है उससे वो जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? लैरिंग्स के कार्टिलेज से जुड़ा रहता है बाय द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी। इसका नाम है लिगामेंट का सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी, ठीक है, इससे जुड़ा रहता है। इसी वजह से क्या होता है कि ये थायराइड जो है ऊपर नीचे होता है जब हम लोग डिग्लूटेशंस करते हैं। समझ में आया? तो आप इसको लिख देंगे। नेक्स्ट है लॉग जॉ किसे कहते हैं, मतलब ये शॉर्ट में आपको डेफिनेशंस दे देता है, मतलब ये शॉर्ट पे पूछ लेता है कि डिग्लूटेशंस क्या है, तो उस समय आप क्या डिफाइन कैसे करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ जॉ मसल, ये हमारे जॉ मसल के एक डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। मतलब लॉग जॉ अगर शॉर्ट में बोला है तो क्या बोलेंगे, ये एक डिसऑर्डर है किसका? जॉ मसल का। हमारा जो जॉ है उसके मसल्स का ये डिसऑर्डर है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? ट्राइस्मस है। नेक्स्ट, इट इज स्पैजम ऑफ द मैस्टिकेशन मसल इन द जॉ दैट लिमिट्स द ओपनिंग ऑफ माउथ। इसका मतलब क्या है, इसमें एक स्पैजम हो जाता है मैस्टिकेशन मसल्स का। जॉ मसल मतलब मैस्टिकेशन मसल्स ही होता है साइंटिफिक में। तो इट इज़ द स्पैजम ऑफ मैस्टिकेशन मसल इन द जॉ दैट लिमिट्स द ओपनिंग ऑफ माउथ। मतलब हमारे जो मैस्टिकेशन मसल होते हैं उसमें कुछ ऐसे स्पैजम हो जाते हैं जो हमारे जो जॉ को है मतलब ओपन नहीं होने देते पूरी तरह से, मतलब उसके जो ओपनिंग है उसको क्या करते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉक जॉ। मतलब हमारा जो जॉ है वो लॉक हो गया है, पार्शियली लॉक हो जाता है, तो पार्शियली लॉक हो गया, तो इस कंडीशन को हम लोग लॉक जॉ कहते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोरामेन ओवल। तो फोरामेन ओवल से ये पूछता है कि क्या क्या चीज़ यहाँ से पास करता है, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ फोरामेन ओवल, या क्या क्या चीज़ें यहाँ से पास करती है। तो आपको उसको कैसे याद रखना है, उसको याद करने के लिए आपको OVAL ओवेल, इसी जो वर्ड है यही ओवेल से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने M इससे रखा है क्योंकि इसका नाम थोड़ा बड़ा है और आप उस M से इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले O से हो गया ऑप्टिक गैंग्लियन, ठीक है। क्या है? ऑप्टिक नहीं, सॉरी, ओटिक गैंग्लियन, ठीक है। ऑप्टिक और ओटिक में डिफरेंस होता है, आपको ओटिक गैंग्लियन लिखना है। नेक्स्ट जो V है, V से बोलते हैं V3 क्रैनियल नर्व, ठीक है। ये जो V3 क्रैनियल नर्व है इसका दूसरा नाम क्या है, जो मैंने M लिखा, ये है मैंडिबुलर नर्व ऑफ ट्राइजेमिनल, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व का मैंडिबुलर नर्व। नेक्स्ट क्या है, A से एक्सेसरी मेनिंजियल नर्व हो जाएगा, L से क्या हो जाएगा, लेसर पेट्रोसल नर्व हो जाएगा, E से क्या हो जाएगा, एमिसरी वेन हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर बहुत सारे नर्व है और एक आर्टरी और वेन है। तो क्या क्या है, फिर से मेरे साथ ट्राई करिए। O से क्या हो गया, ओटिक गैंग्लियन हो गया। V से क्या हो गया, V3 क्रैनियल नर्व हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैंडिबुलर नर्व ऑफ ट्राइजेमिनल बोलते हैं। ए से क्या हो जाएगा, एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी हो जाएगा। L से लेसर पेट्रोसल नर्व हो जाएगा और E से एमिसरी वेन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पूछता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट ऑफ कैरोटिड शीथ, ठीक है। कैरोटिड शीथ का क्या क्या कंटेंट है। तो सबसे पहले CCA दे देना है, CCA मतलब कॉमन कैरोटिड आर्टरी, देन ICA इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ECA एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, उसके बाद IG वेन मीन्स इंट्राजिगुलर वेन, जे होगा, ठीक है, इंट्राजिगुलर वेन। इसके अलावा वेगस नर्व और सिंपैथेटिक चेन होते हैं। तो ये नर्व हो गए, ये वेन हो गए और ये आर्टरीज हो गया। आर्टरीज में कैरोटिड आर्टरी ही रहती है, भले ही कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो, इंटरनल कैरोटिड हो, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हो, और वेन में सिर्फ एक ही रहती है, इंट्राजिगुलर वेन, और नर्व में तो मैंने बता दिया कि वेगस नर्व और सिंपैथेटिक चेन होते हैं। अब हम लोग बात करें कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स के क्या क्या कार्टिलेजेस है। तो कार्टिलेज के लैरिंग्स जो है 9 कार्टिलेज होते हैं, ये याद रखना आपको, जिसमें से 3 पेयर्स होते हैं, 3 मतलब जोड़े में होते हैं, मतलब उसमें टोटल 6 देखेंगे, 3 अनपेयर रहते हैं, मतलब सिंगल सिंगल होते हैं, हाँ, जो कि अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गए ना। 3 पेयर में होते हैं, 3 टाइप में देखा है तो हम लोग का 3 6 ही होंगे, लेकिन 3 जो रहेंगे वो पेयर में रहेंगे, इसलिए ये बढ़ करके 9 हो गया। तो टोटल 9 कार्टिलेज है। तो ये जैसे होते हैं कि एन इंटरनल कैप्सूल ऑफ स्ट्रोक कैन कॉज आर्म, हैंड, लेग्स, फुट वीकनेस, जिसका वजह से हेमीपैरेसिस और हेमीपेल्जी। अच्छा, ये कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स था। इसके नीचे में देखिए एक हेमीपैरेसिस बोल के एक कंडीशन होता है, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चंस का थोड़ा ना ये डिफरेंस हो गया, मतलब ये हो गया कि इसका जो ऊपर जो हम देख रहे हैं हेमीप्लेजिया, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल कैप्सूल या हेमोरेज जो है ये ऊपर में
इसका आंसर ऊपर में लिखा हुआ है। तो हेमीप्लेजिया में बोला कि इसमें जो हेमोरेज जो होता है वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो इंटरनल कैप्सूल स्ट्रोक कैन कॉज द इंटरनल कैप्सूल का जो स्ट्रोक होता है उससे क्या होता है कि आर्म में, हैंड में, लेग में, फुट में वीकनेस आ जाती है और इसी को हम लोग हेमीपेरेसिस और हेमीप्लेजिया कहते हैं। और जो मैंने कार्टिलेज बताया लैरिंक्स का, तो क्या क्या कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज होते हैं जो कि सी शेप होते हैं और इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं होता, मतलब ऐसे करके सी शेप होगा, पूरा इधर तक कंप्लीट नहीं होगा। आइटेनॉइड कार्टिलेज होता है जो कि जिनका नंबर 2 होता है, मतलब ये पेयर में होता है, इनका शेप पिरामिडल होता है। क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज होता है जो कि क्लब शेप रहता है, सी से क्यूनिफॉर्म, सी से क्लब शेप होगा। नेक्स्ट है क्रिकॉइड कार्टिलेज, सॉरी आप लोग को दिख ही नहीं रहा है, देखिए मैंने जो बताया ये था। थायराइड कार्टिलेज हो गया जो सी शेप ये होता है, जो इनकम्प्लीट होता है। आर्टिनोइड कार्टिलेज जो है उसके नंबर 2 होते हैं पिरामिडल शेप में। यूनिफॉर्म कार्टिलेज जो है एक ही होते हैं, ये क्लब शेप्ड होते हैं। क्रिकॉइड कार्टिलेज सिग्नेट रिंग शेप्ड होते हैं। कैर्निकुलेट कार्टिलेज होते हैं कोनिकल शेप में होते हैं। और एपिग्लोटिस कार्टिलेज लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एपिग्लोटिस में लीड का काम करते हैं, ग्लोटिस में लीव का काम करते हैं। तो एपिग्लोटिस एक तरह का कार्टिलेज ही है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, पैरोटिड स्वेलिंग इज हेल्पफुल। पैरोटिड स्वेलिंग जो है हेल्पफुल नहीं, पेनफुल होता है, सॉरी यहाँ पर पेनफुल होना चाहिए, हेल्पफुल हो गया। सो पैरोटिड स्वेलिंग है पेनफुल क्यों होता है, तो पैरोटिड स्वेलिंग बिकम पेनफुल ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन इट्स डक्ट, पेन अलोंग विद द चिल्स एंड फीवर कैन बी सीन। बोला कि पैरोटिड में जब भी स्वेलिंग होता है तो उसमें जो डक्ट होते हैं उनके, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो है वो पेनफुल हो जाता है। और इससे क्या होता है कि उसमें बहुत ठंड भी लगती है और ठंड के साथ साथ बुखार भी आता है। तो ये चीज़ हम लोग को पैरोटिड स्वेलिंग में देखने को मिलती है। नेक्स्ट लिटिल एरिया ऑफ नोज क्या है, शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिटिल एरिया ऑफ नोज है। तो लिटिल एरिया ऑफ नोज जो होता है वो क्या है, तो ये इसको हम लोग किसोइलियाक प्लेक्सस भी बोलते हैं। ये पाया जाता है हमारे नेसल सेप्टम के सिर्फ सामने वाले हिस्से में पाया जाता है। और ये एक एनास्टोमोसिस होते हैं 5 आर्टरीज के, यहाँ पर 5 आर्टरीज आके मिलती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ब्लीडिंग होने का चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था जो कि मैंने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट